आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज की हमारी थीम है, आज का हमारा टॉपिक है फैकल्टी कम, पढ़ाई हो रही बेदम। ये सवाल और ये टॉपिक इसलिए क्योंकि हमारे आईआईटीज़ और आईएम्स दुनिया भर में क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। आईआईटीज़ की तुलना तो एमआईटी से की जाती है, लेकिन इन दिनों ये संस्थान टीचर्स की भारी कमी से जूझ रहे हैं। आईआईटीज़ में ज़रूरत के मुकाबले आधी तो आईएम्स में 2/3 फैकल्टी से काम चल रहा है। ऐसे ही हालात देश के करीब सभी विश्वविद्यालयों में है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में फैकल्टी की भारी कमी की आखिर वजह है क्या। फंड की कमी है, या योग्य टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या लचर सिस्टम उन्हें आने नहीं दे रहा है। इससे एजुकेशन की क्वालिटी पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन हायर एजुकेशन की हालत पस्त है। क्या देश को सुंदर पिचाई और डी सुब्बा राव जैसी प्रतिभाएं मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस आईआईटी खड़गपुर से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और देश में आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव निकले हैं, वहाँ शिक्षकों की करीब 50% जगहें खाली पड़ी हैं। यानी फैकल्टी की स्ट्रेंथ आधी है। जरूरत है 1435 फैकल्टी की, लेकिन काम चल रहा है महज 722 शिक्षकों से। जाहिर है इससे प्रोफेसर्स पर अतिरिक्त दबाव बनेगा और क्वालिटी एजुकेशन पर असर पड़ेगा सो अलग। ऐसे में देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में शिक्षकों की भारी तादाद में किल्लत कहीं हमारे विश्व गुरु बनने के सपनों में बाधा न बन जाए। खुद सरकार ने माना है कि देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग फैकल्टी के 11,000 से भी अधिक पद खाली हैं। आंकड़ों की बात करें तो सरकार के मुताबिक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में करीब 19,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 6,200 पद खाली पड़े हैं। वहीं बात करें देश के आईआईटीज की तो यहाँ 11,000 से अधिक पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 4,500 से अधिक पद खाली हैं। जबकि आईआईएम सरीखे प्रबंधन संस्थानों में 1,550 से अधिक पदों में से 450 से अधिक पद खाली पड़े हैं। सबसे खराब हालत इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यानी आईएसएम धनबाद की है। ऐसे में जबकि हम पेट्रोलियम, लिथियम और कोबाल्ट जैसे अहम मिनरल्स को लेकर ग्लोबल रेस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, आईएसएम धनबाद का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ होना चाहिए 781 टीचिंग स्टाफ और है महज 314 लोगों की फैकल्टी। यानी 40% की टीचिंग स्टाफ के साथ आईएसएम धनबाद चल रहा है। आईआईटी बीएचयू में जहां 48% टीचिंग वैकेंसी खाली पड़ी है, तो वहीं आईआईटी कानपुर में 46%, आईआईटी गुवाहाटी में 42%, आईआईटी रुड़की में 38.5% से अधिक और आईआईटी बॉम्बे में 37% टीचिंग फैकल्टी खाली है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो खाली पड़े पदों के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी 900 खाली पदों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 622 खाली पड़े पदों के साथ दूसरे नंबर पर है। हायर एजुकेशन में टीचिंग स्टाफ की कमी की वजहों की बात करें तो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पास फंड की कमी है जिसके चलते खाली पद नहीं भरे जा रहे हैं, या इन्हें योग्य स्टाफ नहीं मिल पा रहे हैं जिसके चलते खाली पदों को भरने में दिक्कतें आ रही हैं? वजह जो भी हो, लेकिन इसे लेकर उदासीनता का रवैया आने वाले दिनों में देश पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश की दिशा और दशा को तय करने में थिंक टैंक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज की चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, डिप्टी डायरेक्टर आईआईटी कानपुर के, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर एमएम अंसारी हैं, पूर्व मेंबर यूजीसी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी आपसे होगा सर, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है कि फैकल्टी बहुत कम है, और जो डेटा हमने अभी देखा कि आईआईटीज़ की ही बात कर लें जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, बीएचयू में 48.7% पद खाली हैं, आईआईटी गुवाहाटी में 41.8% पद खाली हैं, कानपुर में 46.2%, मतलब अलग अलग जो है, मतलब ये मान के चलिए कि 35 से 45% तक की कमी इन जगहों पर देखने को मिल रही है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब फैकल्टी इतनी कम है सर, तो पढ़ाई कैसे हो पा रही है? देखिए, पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं है। फैकल्टी कम होने की वजह से अच्छा, जो
इलेक्टिव्स कोर्सेज होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। हम्म। तो जो विद्यार्थियों को जो बहुत अलग अलग प्रकार के कोर्सेज जो करना कभी चाहते हैं तो उतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज उनको नहीं मिल पाते। अच्छा। इसके अलावा पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं, पढ़ाई बहुत सकुशल चल रही है। हम्म। और ऐसा नहीं है कि ये जो कमी है फैकल्टी में ये कोई नई बात है, ये बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि पिछले कुछ सालों में क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है तो उसके अनुपात में फैकल्टी की संख्या नहीं बढ़ पाई है, इसलिए गैप थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पढ़ाई में जो रेगुलर पढ़ाई है, जो रूटीन पढ़ाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन सर, चूंकि ये बहुत ही उच्च कोटि के संस्थान हैं, आईआईटी, आईआईएम, तो यहाँ पर रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है, पीएचडी, एमफिल, तमाम तरह के यहाँ पर काम चलते रहते हैं। क्या उसमें कोई दिक्कत आती है? क्योंकि ये तो टाइम मांगता है। हाँ जी, रिसर्च वर्क में ज़रूर थोड़ा कमी आ जाती है क्योंकि जितना ज़्यादा फैकल्टी होंगे उतना ज़्यादा रिसर्च हो पाएगा। ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर्स उतने ज़्यादा होंगे, तो वो हमें अभी भी उस स्तर तक हम नहीं उसको ले जा पाए क्योंकि फैकल्टी की संख्या कम है। सर, एक बात और, चूंकि आपने खुद कहा कि स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि रिसर्च में थोड़ी दिक्कत है, और चूंकि इन संस्थानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप इनोवेशन करें, कुछ नया रिसर्च लाएं, देश की तरक्की में भी उसका बड़ा योगदान होता है, वो कहाँ तक हैम्पर हो रहा है सर? जी हाँ, उसमें जैसे मैंने कहा कि थोड़ी उसमें रुकावट आती है क्योंकि कम जब फैकल्टी होते हैं तो उतने अधिक बड़े ग्रुप नहीं बन पाते हैं, उतनी ज़्यादा स्तर की रिसर्च नहीं हो पाती है। तो उसके लिए अभी हमें प्रयासरत रहना है कि जो फैकल्टी की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। ठीक बात है। अब प्रोफेसर एमएम अंसारी जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि ये जो फैकल्टी की कमी है, इसके पीछे एक तर्क ये दिया जाता है कि फंडिंग कम हो रही है और इसलिए रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये तर्क ठीक है या इस कमी के पीछे की वजह आप कुछ और देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे को आपने रेज किया है, और आपके इनिशियल रिपोर्ट में ये भी आई है कि क्या इन कमियों के बावजूद भी जो हमारे एस्पायरेशंस है कि एक हम सुपर पावर बने और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, क्या हो सकता है? तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। एक बात जो प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने कही उससे मैं एग्री नहीं करता कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फर्क नहीं पड़ता या हमारी रिसर्च अफेक्टेड नहीं है। अगर आप देखें तो हर साल ओवरऑल दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की रैंकिंग होती है, और ये क्या वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है उस दौड़ में बहुत पीछे रह जाती हैं? उसकी महज ये वजह ये है कि जो हमारी कोर्सेज को प्रोफेसर्स या मिडिल लेवल फैकल्टी को पढ़ाना चाहिए वो एडहॉक टीचर्स, जूनियर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो एक तो ये कि टीचिंग की एस्पेक्ट है, और रिसर्च जो है एक ऐसा एरिया है जिसके लिए हमें एक बहुत ही कॉम्पिटेंट फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, सीनियर फैकल्टी की जरूरत पड़ती है, और जो फैकल्टी रिटायर हो रही है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रही है। और तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, और इस बात से एग्री करूंगा जो अग्रवाल साहब ने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कई सालों से चली आ रही है, और ये सही बात है कि ये कई सालों से ये चली जा रही है। अब सिचुएशन ये है कि अभी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई और उसमें बड़ी उम्मीदें उससे जताई गई कि हमारा वन नेशन होगा, वन सिस्टम होगा, और उसमें टीचर और फैकल्टी एजुकेशन की बड़ी बातें की गई हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन और वर्ल्ड ऑर्डर जो है हम इम्प्रूव करेंगे और इंडिया एक हब होगा, एजुकेशनल हब होगा। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से लाखों बच्चे यूरोप और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भागते हैं, और उससे हमारा कई हजार करोड़ रुपया जो है साइफन ऑफ हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो आज की सिचुएशन में मैं समझता हूं कि हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो दे आर इन मेस, और अनफॉर्चुनेटली जो आप बात कर रहे हैं वो आज पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, जो आईआईटीज, आईआईएम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। अगर हम प्राइवेट सेक्टर जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी में है, अगर उनकी बात करें तो वहाँ तो और बद से बदतर है, इसलिए कि वहाँ करप्शन है, कमर्शियलाइजेशन है। तो मैं आपकी उस बात पे आना चाहता हूं कि इससे
बिल्कुल क्वालिटी पे फर्क पड़ा है। और उसका सबूत ये है कि हमारी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस आज भी यहाँ तक कि ग्लोबली एक्रेडिटेड नहीं है या उस रैंकिंग में नहीं आती। आपने वजह जाननी चाहिए कि आखिर क्या हमारे यहाँ फैकल्टी नहीं है या हमारी फंडिंग नहीं है। तो एक बात पे याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी 68 से जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, तब से हमने अब कमिट किया है कि 6% ऑफ जीडीपी जो है हम एजुकेशन को एलोकेट करेंगे। ठीक है लेकिन आज अगर सिचुएशन देखें तो 3% से कम है, और ये बहुत सालों से है। और हर सरकार आती है, इंक्लूडिंग जो अभी मौजूदा सरकार है, उन्होंने भी कहा है कि हम इस रेशियो को बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाने के बजाय ये रेशियो घटता ही चला जा रहा है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि फंडिंग की दिक्कत तो एक है ही, मतलब इसको आप एक प्रॉब्लम मान रहे हैं कि उस लेवल पे थोड़ी दिक्कत है और ये सालों से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मनिंदर जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल बेंचमार्क के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि हम तो ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि हमारे IITs, IIMs दुनिया में बहुत रिपूटेड हैं, मशहूर हैं, और वाकई हमने करके भी दिखाया है। अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि आप देखिए कि सुंदर पिचई, डी सुब्बा राव जैसे जो हमारे टैलेंट हैं वो इन संस्थानों से निकले हैं, और हमने दुनिया को भी दिया है अपना टैलेंट, वहाँ पर रिपुटेशन हमारा है। क्या उसको थोड़ा डेंट पड़ने की आशंका आपको आगे दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के क्रंच से हम जूझ रहे हैं ये एक बड़ा चैलेंज है, या आपको लगता है कि उस मोर्चे पर अभी कोई दिक्कत है नहीं? दिक्कत जरूर है क्योंकि ग्लोबल बेंचमार्क में जैसे जो भी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स आती हैं हर साल, तो उसमें कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी टॉप 100 में तो नहीं आता है, टॉप 200 में कुछ में आ जाते हैं। तो ये तो बहुत कई सालों से चली बड़ा चैलेंज है हम लोग के सामने, और इसको पूरा करने के लिए फैकल्टी की संख्या बढ़ाना आवश्यक है, और साथ ही साथ फॉरेन स्टूडेंट्स और उनके जो रिसर्च है वो आउटपुट भी बढ़ना बहुत आवश्यक है। तो ये चैलेंज हमारे सामने मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है। ओके, ठीक बात है। अब MM अंसारी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं सॉल्यूशन जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अब बहुत सारे नए कोर्सेज शामिल हो रहे हैं, और ऐसे में अगर नई भर्तियाँ नहीं होंगी तो वो नई टेक्नोलॉजी को समझना, नए कोर्सेज को समझना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात की, उस मोर्चे पर क्या आपको लगता है कि दिक्कत बढ़ सकती है या बढ़ रही है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कतें हैं और रहेंगी जब तक हमारे पास एडिक्वेट फैकल्टी नहीं होगी। तो और इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपने जैसा कहा कि सॉल्यूशन क्या है, तो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है, और वो बड़ी अच्छी बात कही है कि उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्शन दिया है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को वो शुरू करें, और ये भी कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो रिव्यू भी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरह की स्टेटमेंट्स तो वो अक्सर आती रहती हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। और अगर 1 महीने में, जैसे आप ने इस मुद्दे को उठाया, तो 1 महीने बाद अगर आप रिव्यू कर लें कि आखिर 1 महीने में क्या प्रोग्रेस हुई, तो मैं समझता हूं कि कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। इसलिए कि ये मुद्दा, जैसा प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने कहा, कि ये कोई नया नहीं है, ये बहुत सालों से परपिचुएट हो रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में एज 17 वाइस चांसलर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दिया था। वो पर्सनली मिले, उन्होंने कहा कि ये जितनी भी नई यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई हैं, वहाँ 40 to 80% जो फैकल्टी है वो अवेलेबल नहीं है, और सरकार जो है वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए कोई उनको मदद नहीं कर रही है, पैसे नहीं दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आखिर उनका मैंडेट कैसे पूरा होगा? जो एजुकेशन वो प्रमोट करना चाहते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट रीजन्स में, वो नहीं कर पा रहे। तो ये मुद्दा कोई पहली दफ़ा नहीं उठा है, ये बार बार उठता है, और पार्लियामेंट में भी इस पे बयान आते हैं कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मैं ये आपसे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरह की जुमलेबाजी से जो है हमारी सरकारें निकलती चली जा रही हैं, चाहे वो किसी, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ऑल शेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर रूलिंग एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स, और ये तमाम देश में यही हालत है। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हों। तो पहली बात तो ये कि इसके ऊपर हमारा एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि होना है।
और ये जरूरी है, और उसके लिए जो एडुकेट फंड्स का जो प्रोविजन है वो भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ हो ये रहा है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आ चुकी हैं, और इंडिया की हंड्रेड्स ऑफ, आप ये समझिए कि बिजनेस और इंडस्ट्रियल हाउस ने वो यूनिवर्सिटी कॉलेज वो इस्टेब्लिश किया है। अब जब हम सेंट्रल सेक्टर की हमारी इंस्टीट्यूशन जब वीक होती हैं, तो इसका फायदा जो है प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज उठाती हैं, और वो कमर्शियलाइज कर रही हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बनती जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत काफी टीचर्स का अपॉइंटमेंट ना होना ये एक बड़ी एक डिलिब्रेट अटेम्प्ट है गवर्नमेंट की, ताकि वो प्राइवेट। ठीक है, तो ये आपने चैलेंजेस को डिटेल में बताया है, लेकिन प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, आपसे अगर मैं ये पूछूं सर, क्योंकि ये चैलेंज तो है, ये आप लोग मान रहे हैं, अगर इसको सॉर्ट आउट करना हो, दूर करना हो, तो आपके हिसाब से आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर आपसे ये पूछा जाए कि फैकल्टी की किल्लत दूर करने के लिए एक रोड मैप बनाया जाए, प्लानिंग की जाए, तो आप क्या सुझाव सरकार को देना चाहेंगे? जी, पहले तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रोफेसर अंसारी का पर्सपेक्टिव है वो बहुत सही है अपनी जगह। वो यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति बता रहे हैं। आईआईटीज़ की स्थिति थोड़ी अलग है। तो जो मैं कहना चाहूँगा कि आईआईटीज़ में फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए फंड्स की कमी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें लोग मिल नहीं रहे, टैलेंट क्रंच है, मिल नहीं रहे हैं, टैलेंट उतना नहीं मिल रहा। अच्छा, तो हम चाहते हुए भी इसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारी कोई फंडिंग की कोई समस्या नहीं किसी। तो टैलेंट क्रंच कैसे दूर होगा सर? तो टैलेंट क्रंच के लिए जो प्रयास बहुत किए जा रहे हैं, जो कि विदेशों में संपर्क किया जाए, जो भारतीय मूल के शोध छात्र हैं, उनसे बात करके उनको वापस लेके आया जाए और अपनी यूनिवर्सिटी, अपने आईआईटीज़ में ज्वाइन कराया जाए। तो बहुत सारे आईआईटीज़ के डायरेक्टर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है, लेकिन बस वही है कि उतने बड़ी मात्रा में एक साथ रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है जितनी कमी है। तो मुझे लगता है कि ये अगर इस प्रकार के प्रयास लगातार हम लोग करते रहें तो अगले 4-5 साल में ये समस्या का काफ़ी कुछ समाधान होगा, ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, ये तो आपने कहा कि आईआईटी में तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वहाँ फंड की कमी नहीं है, टैलेंट की दिक्कत है, वो 4-5 साल में हो सकता है। लेकिन आईआईटी के पास तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, आप लोग तो अलग अलग सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं। आईआईटी के अलावा बाकी संस्थानों के लिए आपका सुझाव क्या होगा? बाकी संस्थानों के बारे में उतना जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जैसे प्रोफेसर अंसारी ने बताया कि ये एकदम सही बात है कि वहाँ पे फंड्स भी कभी कभी नहीं मिलते हैं, और तो आप चाहते मतलब अच्छे कुछ लोग मिल रहे हैं तो भी उनको हायर नहीं कर पाते, तो एडहॉक बेसिस पे टीचर्स को लेके काम चलाया जा रहा है। वो समस्या और भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर आपके पास रेगुलर टीचर्स ही नहीं होंगे अधिक संख्या में, तो उसकी वजह से तो आप क्लासेस की पढ़ाई भी नहीं ठीक से हो पाएगी। तो उसके लिए मेरे ख्याल से हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक सर्टेन नंबर ऑफ पोजीशंस गारंटी करनी चाहिए सरकार को, और उसके लिए जो भी फंड्स हैं वो रिलीज करने चाहिए। ओके, ठीक है। और सारी जी, आईआईटी की बात तो सर ने कर दी, मनिंद्र अग्रवाल जी ने। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आईएम्स हैं या बाकी जो संस्थान हैं देश के, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, वहाँ पर भी दिक्कत है, आपने खुद कहा। तो आप वहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसके लिए आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है वो बड़ी अच्छी कही है, और कहा है, उन्होंने डायरेक्शन दिया है तमाम यूनिवर्सिटीज को कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करें, और अगर फंड की कमी होती है तो वो फंड का तकाजा भी करें। लेकिन इसका रिव्यू भी होना चाहिए कि आया जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है और जो प्रोसेस शुरू किया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये एसेस कर लेना चाहिए, उससे साफ जाहिर होगी कि आया पैसे की कमी है, फंडिंग की कमी है, या हमारे पास फैकल्टी यानी कॉम्पिटेंट फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अगर आज की आप डेट में देखें तो डजन्स ऑफ इंटरनेशनल जो आईटी कंपनीज हैं, दे आर हेडेड बाय इंडियन ग्रेजुएट्स। वो अलग अलग जगहों से आए हैं, और हुकूमत की पॉलिसी भी रही है कि हम बाहर से अपने जो इंडियंस अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर के वो साइंस और
टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से वो हेड कर रहे हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाए और वो आए तो यहाँ पे उनको माहौल नहीं मिलता, इसलिए कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पॉलिटिसाइजेशन है, काफी वहाँ पे हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेसेस है, जैसे वाइस चांसलर्स वगैरह तमाम पॉइंट। अच्छा, एक सवाल सर आपसे और, एक सवाल आपसे और सर अंसारी जी, ये आपने बढ़िया सुझाव दिया। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है या इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि अब देखिए कि देश के कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसके ऊपर दबाव ज़्यादा है और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर दबाव कम है या वहाँ क्वालिटी की दिक्कत है या वहाँ नहीं जाते हैं बच्चे। क्या इसको भी डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी है कि हर राज्य में एक ठीक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूनिवर्सिटी हो ताकि एक यूनिवर्सिटी पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर लोड कम पड़े? देखिए, हमारी न्यू एजुकेशन में पॉलिसी में इस चीज़ का प्रावधान तो है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होगी और वो जाहिर है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी। तो पहली बात तो ये कि जो हमारे पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर में हो या स्टेट सेक्टर में, उनको प्रॉपरली उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हों या उनके लैब्स हैं या वर्कशॉप्स हैं और कॉम्पिटेंट फैकल्टी होनी चाहिए। और एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी जो मैन पावर जो सिचुएशन है वो ये कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हमारे पास सचमुच फैकल्टी शॉर्टेजेस हैं, चाहे टीचिंग में हो चाहे वर्किंग एरियाज में हो, जैसा कि प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा। हाँ। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सरप्लसेस हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि ये जो मिसमैच है जॉब और जॉब्स का और एजुकेशन का, वो भी ब्रिज होना चाहिए और इसके लिए हमारी जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसमें काफी मेहनत करनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसारी जी आपका और अग्रवाल जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इसके ऊपर बात करने के लिए कि फैकल्टी की कमी कैसे दूर होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।